कांग्रेस की प्रचंड जीत पर बीजेपी का घमंड चूर चूर। कांग्रेस को ऑक्सीजन तो बीजेपी को हुई डिहाइड्रेशन। सूबे की सत्ता अब कांग्रेस के हाथ में। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं दिवाकर। शुरुआत करते हैं आज के हमारे खास प्रोग्राम से। कांग्रेस की प्रचंड जीत पर बीजेपी का घमंड चूर चूर। भाजपा के नेतृत्व में फिर भारी पड़ा बूढ़ा शेर। रोड शो के साथ यदि पीएम मोदी ले जाते तो परिणाम कुछ और ही होते। अगर भाजपा ने कर्नाटक को लेकर उसी समय गलती नहीं शुरू की होती जब उसने राज्य के येदियुरप्पा से इस्तीफा ले लिया। आपको याद होगा कि हिमाचल में हारने के बाद बीजेपी ने शायद सबक ही नहीं लिया और कांग्रेस ने हिमाचल की जीत को कर्नाटक में जारी रखा। महाराष्ट्र कर्नाटक विवाद का हल दोनों राज्य और केंद्रों में भी बीजेपी सरकार होने के बावजूद भी नहीं हो पाया और बीजेपी की कर्नाटक में पराजय की यही सबसे बड़ी वजह रही। कर्नाटक में कांग्रेस को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का लाभ मिला और पार्टी में आज तक एकजुटता बनी रही। इसे बरकरार रखने की चुनौती अब कांग्रेस के सामने भी रही। कर्नाटक में अब मुख्यमंत्री तय करना भी आसान नहीं होगा क्योंकि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को मोदी के लिए गाली साबित करने में बीजेपी नाकाम भी रही। गुजरात का फॉर्मूला कर्नाटक में नहीं चला क्योंकि सामने कर्नाटक का अपना बेटा ही था। कर्नाटक के घर घर का मिल्क ब्रांड नंदिनी के सामने गुजरात के अमूल को लाने का मुद्दा बीजेपी के खिलाफ गया। आधा लीटर नंदिनी दूध के वादे ने इस मुद्दे पर बीजेपी को हुए नुकसान की भरपाई भी करनी पड़ी। आने वाले चुनावों में अन्य राज्यों में भी बीजेपी को ऐसे मुद्दों का सामना करना पड़ सकता है। अपने गृह राज्य हिमाचल में पार्टी की सरकार बरकरार न रख सके बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी कर्नाटक की पराजय का कुछ तो हलाहल पीना ही पड़ेगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि अपने गृह राज्य कर्नाटक में बम्पर जीत से मल्लिकार्जुन खड़गे को ताकत भी मिलेगी और उन्हें कठपुतली बताने वाली बीजेपी की जुबान पर इस मामले पर ताला लगना संभव ही है। आपको याद है कि सोनिया गांधी की कर्नाटक चुनाव में उपस्थिति भी कांग्रेस के लिए संजीवनी बनी रही। यह भी कहा जा सकता है कि इसका उल्टा करें तो सवाल बनता है कि मोदी ना गए होते तो बीजेपी का क्या हुआ होता। जैसा प्री पोल सर्वे और एग्जिट पोल बता रहे थे, कर्नाटक के चुनाव नतीजे वैसे ही आए। हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक में भी कांग्रेस को जोरदार विजय शक्ति से भर दिया। 5 साल पहले भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी पर जनादेश नहीं मिला था। इस बार भी वोट प्रतिशत बना रहने के बावजूद भी बीजेपी दूसरे नंबर पर खिसक गई और कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ गई। बजरंग दल को पीएफआई के बराबर बताकर कांग्रेस ने जो दावे खेले उससे पार्टी को जेडीएस के मुस्लिम वोट में सेधमारी का लाभ भी मिला। दूसरी तरफ देखा जाए तो बजरंग दल की खिलाफत को हिंदू तत्व का अपमान साबित करने के बीजेपी का अभियान का कोई फायदा नहीं मिला। 40% भ्रष्टाचार का मुद्दा बीजेपी पर भारी पड़ा। इसी समय और इसी साल मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों के चुनाव में भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने पर बीजेपी इनकार करेगी तो यह भी माना जाएगा कि कर्नाटक से सबक नहीं लिया क्योंकि अभी सच को स्वीकारने और सुधारने का समय है। वहीं बात की जाए 2024 की तो संभावनाओं को मद्देनजर देखें तो कर्नाटक में जेडीएस के हश्र से क्षेत्रीय दलों को सबक लेना होगा। मुस्लिम वोट बैंक का दम भरने वाले दल एसपी, जेडीयू, राजद और तृणमूल कांग्रेस इत्यादि 2024 में कांग्रेस के पास जाए या दूर ही रहे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का दल कांग्रेस की बैसाखी पर रहेगा या नहीं, यह भी बड़ा सवाल है। आज ही उत्तर प्रदेश में ट्रिपल इंजन के नारे पर बीजेपी की निकाय चुनाव में हुई बम्पर जीत ने कांग्रेस की देश में सबसे ज्यादा 80%
लोकसभा सीटें वाले प्रदेश के हालात को फिर से तय पर रखा। कर्नाटक से उत्साहित कांग्रेस को यूपी के आईने में अपनी चुनावी शक्ल देख लेनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान में पार्टी की राढ़ ही सरकार बरकरार रहने के खिलाफ संकेत दे रही है। वहां सरकार हर 5 साल में बदलने का रिवाज भी है। हालांकि हिमाचल में यह बरकरार रहा और उत्तराखंड में बदल गया। यदि कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस को ऑक्सीजन और बीजेपी को चिंतन कर्नाटक चुनाव नतीजे में देख चुके हैं। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा अन्य दलों के लिए कर्नाटक 2023 के नतीजे 2024 के लिहाज में कई संदेश भी दे चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार कितना रहा और इस रैली का कितना असर हुआ, इसके बावजूद भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। नतीजों के साथ जिस बात की चर्चा सबसे ज्यादा रही वो है प्रधानमंत्री के प्रचार का भाजपा को कितना फायदा हुआ। जिन जिलों में पीएम मोदी ने रैलियां और रोड शो किए वहां पर भी बीजेपी की कितने सीटें रहीं, कितना प्रदर्शन सुधरा, यह सीटें कैसे घटी, यह भी कर्नाटक के चुनावों में इसका असर देखने को मिला। वहीं सवाल यह भी उठता है कि पूरी ताकत झोंकने के बाद भी कर्नाटक में बीजेपी आखिर क्यों हारी। इसका 5 बड़े कारण हैं। यदि बात की जाए आंतरिक कलह की तो यह सबसे बड़ा कारण है। आपको याद होगा कि चुनाव के दौरान ही नहीं बल्कि इससे काफी पहले भाजपा के आंतरिक कलह की खबरें भी सामने आ चुकी थी। कर्नाटक भाजपा के कई धड़े बन चुके थे। एक मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने वाले बीएस येदियुरप्पा का गुट भी था, दूसरा मौजूदा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का और तीसरा भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष और चौथा भाजपा प्रदेश नलिन कुमार कटील का था। एक 5वां फ्रंट भी था जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीटों में रवि था। इन सभी फ्रंट में भाजपा के कार्यकर्ता पिस रहे थे। सभी के अंदर पावर गेम की लड़ाई भी चल रही थी। टिकट बंटवारे ने भी इसका खेल बिगाड़ रखा था। पार्टी आंतरिक कलह से जूझ रही थी। ऐसे समय में टिकट बंटवारे को लेकर भी बड़ी गड़बड़ी सामने आई। पार्टी के कई दिग्गज नेताओं का टिकट काटना भाजपा को भारी भी पड़ा और पार्टी नेताओं की बगावत ने भी कई सीटों पर भाजपा को नुकसान का सामना करना पड़ा। करीब 15 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां भाजपा के बागी नेताओं ने चुनाव लड़ा और पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ। वहीं बात करते हैं भ्रष्टाचार के बारे में, तो भ्रष्टाचार के आरोपों ने भी इस पर काफी नुकसान पहुंचाया है। यह मुद्दा पूरे चुनाव में हावी रहा। चुनाव से कुछ समय पहले ही भाजपा के एक विधायक के बेटे रंगे हाथ घूस लेते हुए पकड़ा गया था। इसके चलते भाजपा विधायक को भी जेल जाना पड़ा। कांग्रेस ने इस मुद्दे को पूरे चुनाव में जोर शोर से उठाया और राहुल गांधी से लेकर मल्लिका अर्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी तक इस मुद्दे को खूब भुना जा रहा था। जनता के बीच भाजपा की छवि धूमिल तो हुई, साथ ही पार्टी को इस धूमिल का काफी नुकसान उठाना पड़ा। आपको याद होगा दक्षिण बनाम उत्तर की लड़ाई में भी इसका असर देखा गया है। इससे भी एक बड़ा कारण माना जा सकता है। इस वक्त दक्षिण बनाम उत्तर की बड़ी लड़ाई चल रही है। भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है और मौजूदा समय में केंद्र की सत्ता में भी है। ऐसे में भाजपा नेताओं ने हिंदी बनाम कन्नड़ की लड़ाई में भी मौन रखना ठीक समझा। वहीं कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के मुखर होकर इस मुद्दे को कांग्रेस ने भी उठाया। नंदिनी दूध का मसला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आपको याद होगा कि कांग्रेस ने नंदिनी दूध के मुद्दे को खूब प्रचारित किया। इस तरह से यह साबित करने की कोशिश करी कि भाजपा उत्तर भारतीय कंपनियों को बढ़ावा दे रही है, जबकि दक्षिण के लोगों को किनारा लगाया गया था। वहीं बात करें 5वें मुद्दे की, तो आरक्षण का मुद्दा भी इसमें काफी भारी पड़ा। यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि कर्नाटक चुनाव में भाजपा ने 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म करके लियांगत और अन्य वर्ग में बांट दिया था। पार्टी को इससे फायदे की उम्मीद थी, लेकिन ऐन वक्त पे कांग्रेस ने बड़ा पासा फेंक दिया। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर
75% करने का भी ऐलान कर दिया था। इसने भाजपा के हिंदुत्व को भी पीछे छोड़ दिया। आरक्षण के वादे ने कांग्रेस को बड़ा झटका तो दिया, साथ ही आरक्षण के वादे ने कांग्रेस को बहुत ही फायदा उठाया। लियांगत वोटर्स से लेकर ओबीसी और दलित वर्ग ने कांग्रेस का साथ दिया। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि भाजपा नेतृत्व पर फिर भारी पड़ेगा बूढ़ा शेर। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में रोड शो के दौरान येदियुरप्पा को साथ नहीं लिया था और उसके बाद येदियुरप्पा ने इस्तीफा दिया था। यह भी सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। भाजपा ने कर्नाटक को लेकर उसी समय गलती शुरू कर दी थी जब उसने राज्य में येदियुरप्पा से इस्तीफा ले लिया था। केवल जनरेशन रेंज और भ्रष्टाचार विरोधी फैक्टर कमजोर करने का यह दावा नहीं खेला गया था। भारी भरकम चुनाव प्रचार और बड़े मुद्दों पर दाव खेलने के बाद भी कर्नाटक भाजपा के हाथ से फिसल गया। पार्टी को सबसे करारा झटका उन्हीं लियांगत सीटों पर भी लगा जो राज्य में उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति माना जाता है। राजनीतिक गलियारों में इसे येदियुरप्पा का प्रभाव भी कहा जा रहा है, लेकिन भाजपा को अपने बूढ़े शेर की उपेक्षा भारी पड़ी और लियांगत मतदाताओं ने उसे किनारा कर लिया। पार्टी नेताओं का यह भी मानना है कि यदि चुनाव में केंद्र नेतृत्व के सब कुछ अपने मनमाने आधार पर निर्णय ना लिया होता तो आज चुनाव परिणाम कुछ और ही होते। वहीं यह भी माना जा रहा है कि येदियुरप्पा फैक्टर पर भाजपा की सबसे बड़ी गलती भी सामने आई है जब उसने उनके बेटे को उनकी पारंपरिक सीट शिकारीपुरा से टिकट देने में टाल मटोल की थी। अनंतः पार्टी ने येदियुरप्पा के बेटे को उनकी सीट पर टिकट दे दिया, लेकिन यह निर्णय करने में इतनी देरी लग गई कि तब तक लियांगत नेताओं के बीच यह संदेश चला गया कि भाजपा लियांगताओं की अनदेखी कर रही है। वहीं कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक में कर्नाटक के मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता बसवराज बोम्मई राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने के लिए राजभवन पहुंचे। लोकसभा चुनाव पर भी इसका भारी असर पड़ता दिख रहा है और यदि बात की जाए तो कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड जीत के बाद चुनाव नतीजों से पहले ही एग्जिट वोट में बीजेपी की हार और कांग्रेस की जीत का अनुमान व्यक्त किया गया था कि बीजेपी सरकार के लिए 2024 के चुनाव में क्या क्या मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से यह भी अहम माना जा रहा है कि कर्नाटक के चुनाव नतीजों को 2024 की चुनावी जंग से जोड़कर भी देखा गया है। गौरतलब है कि बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 400 सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लिहाजा से यदि देखा जाए तो कर्नाटक का चुनाव बीजेपी के लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन एग्जिट पोल के अनुमान नतीजे में तब्दील हुए बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट प्रचार करने के लिए वहां डेरा डाले हुए थे। उन्होंने सभी साधनों का इस्तेमाल भी किया, फिर भी कांग्रेस ने इतनी बड़ी बढ़त हासिल कर ली। जिस तरीके से हमने आपको प्रोग्राम में बताया, कर्नाटक में कांग्रेस ने अपनी प्रचंड जीत हासिल करी और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन सवाल अभी यही उठता है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में क्या बीजेपी को कर्नाटक, हिमाचल और हरियाणा में जीत ना हासिल करने पर इस पे कोई सबक मिलेगा या फिर लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।